हुआ यह था कि धाकड़ किसानों के यहाँ पे कोई मृत्यु भोज का कार्यक्रम था। किसका था? मृत्यु भोज समझते हो? कोई मर जाता है तो 12 दिन बाद में जो खाना करते हैं उसको क्या बोलते हैं? और उसमें किसी बूढ़े आदमी की मृत्यु हो रखी है, ज्यादा दुख की बात नहीं होती, ढंग से आराम से यूं लाडू बूंदी बनाते हैं और खाने वाले भी आसपास के 12 गांव के लोग टूट के पड़ते हैं और ढंग से खा के जाते हैं, छक के एकदम। रोटियां गिन के नहीं खाते, चिण के खाते हैं। यूं 5-5 किलो लाडू खा जाएंगे, 2-2 किलो बूंदी खा जाएंगे और ढंग से खाने के बाद में डकार लेके साइड में जाके बात करते हैं, नारे डालडा के बनाए थे, मतलब देसी घी के भी बनाए, तो तुम तो डालडा वाले ही 5 किलो खा गए, तो यदि हम देसी के बनाते तो तुम तो भाई साहब भगवान जाने क्या करके जाते यहाँ पे। तो मृत्यु भोज के कार्यक्रम में ज्यादा कोई दुख वाली बातें, तो खूब सारे किसान आसपास के गांव के इकट्ठे हुए, तो किसानों में बातचीत होने लगी और किसानों का यार ये बिजोलिया का सामान तो यार अपने तो खराब कर रहा है। कैसे? यार कर लगा रखे 84। तो दूसरा बोला कि यार वो तो कोई बात नहीं, पर लैंड रेवेन्यू की रेट देखी, कभी होती थी 1/6, आजकल कितनी आ गई 1/3। कोई और कोई बोला, उसने आगे कहा कि यार ठीक है कोई बात नहीं, कितना ही ले लो, 1/3 ले लो, 1/4 ले लो, पर तोल के तो लो। लेकिन ये लोग तो तोल के भी नहीं लेते, ये तो क्या लगाते हैं, लाटे कौनते। एक ने कहा यार मेरे से तो परसों पूरे दिन काम करवा, रुपए भी नहीं दिए थे। तो किसान सारे परेशान थे। तो यहाँ बिजोलिया में एक लाइब्रेरी चलाया करते थे, उनका नाम था साधु सीताराम दास। क्या नाम था? लाइब्रेरियन थे। कौन थे? क्या नाम था? ये वहां आए हुए थे, ये किसानों के पास में ऋणों ने आकर, अरे कैसे आज सारे क्या बातचीत कर रहे हो? किसानों ने उनको कहा कि देखो आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, आपसे कौन सी बात छुपी हुई है, 84 प्रकार के कर दो, उसके ऊपर लाटे कुंते लगवाओ, बिना पैसे दिए काम करना पड़ता है, लैंड रेवेन्यू की रेट कितनी बढ़ गई, मर गए, कोई मतलब नहीं बचा भाई, कमाई का क्या मतलब है, टैक्स ही टैक्स लगाया जा रहा है, सामान तो हम पे। तो साधु सीताराम दास ने कहा कि तुम इसकी शिकायत क्यों नहीं करते? किसकी? तो तुम्हारे सामंत की। तो हमारे ऊपर तो सामंत ही है, सामंत की शिकायत किसको करें? कि सामंत की शिकायत करो राजा को। किसको करो? तो मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के राजा क्या बोलते? महाराणा। और उन दिनों जो मेवाड़ के महाराणा थे उनका नाम था फतेह सिंह। क्या नाम था? तो कहा तुम फतेह सिंह जी के पास जाओ और फतेह सिंह जी को जाके शिकायत करो। तो फतेह सिंह जी कहां पे रहते हैं? तो फतेह सिंह जी उदयपुर। मैं राजा अपनी राजधानी में रहता। तो राजा की राजधानी कौन सी थी? उदयपुर। मेवाड़ की राजधानी कौन सी? उदयपुर। किसानों ने कहा क्या राजा को शिकायत करने से हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? हाँ, आपके ऊपर सामंत है, सामंत के ऊपर कौन है? राजा। राजा सामंत को कहेगा भाई किसानों का ध्यान रख। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो 2 आदमी यहां से शिकायत करने के लिए भेजे। एक बंदे का नाम था नानजी पटेल, एक और थे उनका नाम था ठाकरी पटेल। राजा ने कहा भाई मैं जांच करवाऊंगा, क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो, हिसाब करवा लो जांच, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजा ने अपना एक इंक्वायरी ऑफिसर भेज दिया, हामिद। हामिद भी आया, चिमटा लेके वापस चला गया। क्या लेके? हामिद का चिमटा की कहानी आप में से किस किसने नहीं पढ़ रखी? तो आज प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ोगे घर पे जाकर। कौन सी? ईदगाह। कौन सी? उनकी महानतम कहानी है जिसमें एक बच्चा होता है, उसका नाम होता है हामिद। क्या नाम होता है? उसके साथ के सारे बच्चे मेला देखने के लिए जाते हैं। उसके घर में कोई नहीं होता, केवल उसकी दादी होती है। दादी का नाम क्या था? अमीना। दादी अमीना। और दादी अमीना उसको रुपए देती है कि मेले में जाके चीजें खा लेना, मेले में जाके खिलौने लाना। पर वो जाकर सोचता है कि मेरी दादी का हाथ जली रोटियां बनाते समय जल जाता है, मैं दादी के लिए चिमटा लेकर जाऊंगा। क्या लेकर जाऊंगा? तो हामिद चिमटा लेकर जाता है। क्या लेके जाता है? तो हामिद अपने भी यहां क्या बन के आया? तो पहले चरण में साधु सीताराम दास ने भेजा था किसानों को शिकायत करने के लिए, जांच वगैरह भी हुई, लेकिन को ज्यादा सफलता। तो साधु सीताराम दास को लगा थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। साधु सीताराम दास एक दिन चित्तौड़गढ़ के गांव में गए। उस गांव का नाम था ओछड़ी। क्या नाम था? वहां पर एक माठ साहब स्कूल चलाते हैं। साधु सीताराम दास उन माठ साहब के पास गए, उन माठ साहब को जाके कहा कि और भूप सिंह जी, क्या कहा उनको? और बोलो क्या नाम लिया? क्या नाम लिया? माठ साहब ने इधर उधर देखा, ने कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप? साधु सीताराम दास ने कहा आप भूप सिंह जी, आपसे बात कर रहा हूं। उनका एक्चुअली आपको थोड़ी गलतफहमी हुई है, मेरा नाम विजय सिंह पथिक है। क्या नाम है? साधु सीताराम दास ने कहा कि बेस ने छिपे बसम लगाया। क्या कहा? बोलो देखे। बेस ने छिपे बसम लगाया। यदि चेहरे पे मैं राख लगा लूं शरीर पे तो मैं छुप नहीं जाऊंगा, मेरा जो असली भेष है वो तो वही रहेगा। मैं जानता हूं भूप सिंह जी आप क्रांतिकारी हो। आप क्या हो? भूप सिंह जी नाम के एक यूपी के क्रांतिकारी थे। कहां के क्रांतिकारी? अपने अजमेर हम आके क्रांति कर रहे थे, अंग्रेजों ने पकड़ के अजमेर के पास एक जेल पड़ती है टोडगढ़। कौन सी? टोडगढ़ जेल में बंद कर दिया। भूप सिंह जी जेल तोड़ के फरार हो गए, और जेल तोड़ के फरार हो गए और बाहर निकल के अपना नाम चेंज किया। भूप सिंह से नाम बदल के क्या किया? विजय सिंह पथिक। जेल में दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई तो शकल सूरत थोड़ी चेंज हो गई और चित्तौड़गढ़ में जाके स्कूल खोल ली। तो कहा दाढ़ी बढ़ा के पढ़ाने से ये नहीं होगा कि आप
पहले जेल के अंदर नहीं थे। मेरी तरफ मत देखो, मैं तो मास्टर ही हूं, मत पहले यही था। आप यूं देख रहे हो, अच्छा दाढ़ी, जेल, लगता भी शकल से वैसा ही है थोड़ा थोड़ा। अपनी बात नहीं हो रही ना, इधर बात हो रही। तो उन्होंने कहा विजय सिंह बधिक, मैं जानता हूं आपको, आप पहले क्रांतिकारी थे, और क्या ये टावरों को कके गड़े सिखाते रहते हो, आप चलो मेरे साथ बिजोलिया और वहां चल के आंदोलन करो। अब पथिक जी आए, पथिक जी ने आगे जनता से पूछा कि हाँ भाई बताओ, तुम लोग कितने साल हो गए आंदोलन करते हुए? उनका साहब 20 साल हो गए। कितने साल हो गए? 1897 में आंदोलन शुरू किया था, अब आ गया था 1917। क्या आ गया था? अच्छा, 20 साल से आंदोलन कर रहे हो, क्या मिला तुम्हें? साहब कुछ ही नहीं मिला, तभी तो आपको बुलाया। चलो कोई बात नहीं, 20 सालों से आंदोलन कर रहे थे, तो तुम्हारे आंदोलन करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, संगठन कौन सा है? ये क्या होता है? अरे कोई संगठन जिसके झंडे के नीचे तुम आंदोलन करते हो? ना साहब, हमारा तो ऐसा कोई भी संगठन नहीं। क्या बात करते हो, तुम्हारा कोई संगठन नहीं है? कि नहीं, वैसे तो एक है, धाकड़ किसान पंचायत। कौन सा है? कौन से किसानों का आंदोलन था? धाकड़। तो एक धाकड़, हाँ तो कहा मैं यही तो कह रहा हूं, तो धाकड़ किसान पंचायत आंदोलन कर रहे हैं। उनका ना ना, धाकड़ किसान पंचायत आंदोलन नहीं करती, तो कि वो तो ये करती है जो लव मैरिज करता है उनको समाज से बाहर कर देती है। विजय सिंह जी ने ऐसी बातें मत करो, मेरे को करनी है। विजय सिंह जी ने बाद में क्या की थी? लव मैरिज की थी। तो उनका चलो मैं तुम्हारा एक संगठन बनाता हूं, मुझे इस इलाके का नाम बताओ क्या है? तो इलाके का नाम था ऊपरमाल। क्या नाम था? इसलिए 5 लोगों की एक टीम बनाएगी। कितने लोगों की? कहां के 5 लोग? ऊपरमाल के। इसलिए टीम का नाम था ऊपरमाल पंच बोर्ड। अब आज क्या होता है, जैसे मैं आज मान लो आप लोगों को कहूंगी चलो यार अपने एक संगठन बनाते हैं, तो आप मेरे को पूछोगे हाँ सर बताओ कहाँ आए कल? मैं यार ये पास में पार्क पड़ा, यहाँ इकट्ठे हो जाना, और तुम्हारे साथ में 2-2 आदमी और लेके आना, और अपने सब मिलकर 1000-1200 लोग हो जाएंगे, और अपने मिलकर संगठन बना देंगे। आप कहोगे सर ठीक है, ये तो अच्छी बात है, पर पहले के टाइम में ये कैसे किया जा सकता? लोगों को कैसे बताओगे? आज तो मेरे पास और साधन है, तुम यदि घर भी चले जाओ, मैं तुम्हें मैसेज कर दूं कि कल आना, क्लास लूंगा, तुम क्लास में हो, फिर मैं कहूं चलो संगठन बनाते हैं, इकट्ठे तो हो गए। मैं आपको टीवी से मैसेज दे सकता हूं, अखबार से मैसेज दे सकता हूं, कोई मीडिया के माध्यम से मैसेज दे सकता हूं, फोन कर सकता हूं तुम्हें। लेकिन जब ये सब साधन नहीं थे तो लोगों को इकट्ठा करना बड़ा टफ काम हुआ करता। अब विजय सिंह पथिक कैसे कहेंगे लोगों को कि इकट्ठे हो जाओ? तो फिर विजय सिंह पथिक कहते नहीं थे, वो खुद देखते कि यार लोग कहां पर इकट्ठे होने वाले हैं। तो लोग कहां पर इकट्ठे होने वाले? जहां पर मेले लगेंगे। क्या लगेंगे? क्योंकि मेलों में लोगों को कहने की आवश्यकता, मेलों में लोग अपने आप इकट्ठे होते। और मेवाड़ में एक त्योहार बड़े जोर शोर से मनाया जाता था, हरियाली अमावस्या। कौन सा? श्रावण का महीना चल रहा है, श्रावण के महीने में सब हरा ही हरा होता है, तो अमावस्या भी कैसी होगी? तो हरियाली अमावस्या का मेवाड़ में बहुत बड़ा मेला लगता। और विजय सिंह जी को पता चला कि गांव है, उस गांव का नाम है बेरीसाल। कौन सा गांव है? और उस बेरीसाल गांव में हरियाली अमावस्या का बहुत बड़ा मेला लगता है। तो विजय सिंह जी पहले ही जाके खड़े हो गए वहां पर। जैसे जनता है उन्होंने कहा आओ भाई पहले मेरी बात सुनो, हम एक संगठन बनाते हैं। उस संगठन का नाम क्या था? ऊपरमाल पंच बोर्ड। अब विजय सिंह पथिक जानते थे कि कोई भी आंदोलन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें यंग एनर्जी ना हो, युवा ना जुड़े। मेले में युवा भी आए हुए थे, उन्होंने युवाओं को कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बिजोलिया की सेवा करनी चाहिए? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें आंदोलन में भाग लेना चाहिए? और यदि युवा अवस्था में किसी ने जवानी में और आंदोलन में भाग नहीं लिया युवा अवस्था में, तो फिर उसकी जवानी का कोई मतलब ही नहीं है। तो तुम्हें लड़ना चाहिए, तुम्हें भिड़ना चाहिए सरकारों से। युवाओं ने कहा हाँ साहब बताओ हमें क्या करना, हमें भी सेवा करनी है इस आंदोलन की, इस क्षेत्र की। तो उनका युवाओं का एक संगठन बनाया गया, उसका नाम था ऊपरमाल सेवा समिति। युवाओं ने कहा साहब बताओ अभी का अभी काम बताओ क्या करना है? तो युवाओं का गांव गांव में जाके तुम्हें पर्चे चिपकाने। क्या चिपकाने हैं? और पर्चों में बताना है कि आंदोलन कब होगा, कैसे होगा, आंदोलन क्यों आवश्यक है। तो एक पर्चा प्रकाशित किया गया, उसका नाम था ऊपरमाल का डंका। अब ये बातें जब फैलने लगी तो एक युवा लड़का है जो बिजोलिया ठिकाने में काम करता है। कहां काम करता है? उस युवा लड़के का नाम है माणिक लाल वर्मा। क्या नाम है? उनको लगा अरे यार मैं तो बिजोलिया ठिकाने में नौकरी करता हूं, ठिकाने में नौकरी करता हूं, इसका मतलब किसकी नौकरी कर रहे हैं? सामंत की। और लोग सामंत के खिलाफ क्या कर रहे हैं? आंदोलन। और मैं सामंत की साइड में बैठा हूं? नहीं, ये तरीका गलत है, मैं भी लोगों का साथ दूंगा। तो एक बंदा ठाकुर की नौकरी छोड़ के, सामंत की नौकरी छोड़ के आंदोलन में आ गया था। विजय सिंह पथिक बड़े इंटेलिजेंट थे, वो इस बात को भी समझते थे कि जब तक कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अपना साथ नहीं देगा तब तक अपनी पार पड़ेगी नहीं। जब तक ये देश दुनिया में लोगों को पता नहीं चलेगा कि आंदोलन चल रहा है और बाहर से लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक अपना पार पड़ेगी नहीं। उस समय भारत का सबसे बड़ा संगठन हुआ करता कांग्रेस। कौन सा था? और कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होते। हर साल क्या होते? सेशन हुआ करते कांग्रेस के हर साल। 1919 में कांग्रेस का एक सेशन होने जा रहा है अमृतसर। कहां पे होते जा रहा है? कब? कहां पे हो रहा है सेशन? विजय सिंह पथिक चले गए और विजय सिंह पथिक ने जाके उसमें एक सीनियर नेता को पकड़ा और उन सीनियर नेता को कहा कि सर प्लीज कांग्रेस में बिजोलिया के लिए बात करो ना, कांग्रेस को कन्विंस करो कि बिजोलिया के अंदर भी कुछ करे। उन सीनियर नेता ने कहा पक्का,
मैं तुम्हारा तन मन धन से साथ दूंगा और मैं बिजोलिया की बात करूंगा। उन सीनियर नेता के बोलने की बारी है तो उनका भाई सुनो, अपने मेवाड़ एक रियासत है, जानते हो सारे लोग? हाँ साहब, उसमें एक ठिकाना पड़ता है बिजोलिया। 20-22 साल हो गए आंदोलन चलते हुए, लेकिन वहां का सामंत किसानों की तरफ ध्यान देता नहीं। प्लीज यार, कांग्रेस इन किसानों के साथ खड़े हो। कांग्रेस जनता की बात करती है, किसानों की बात करती है, मजदूरों की बात करती है, तो हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए। और जैसे उन सीनियर नेता ने ये बोला, सामने से एक नेता और खड़े हुए। उनका क्या तरीका है? कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाती है। किसके खिलाफ चलाती है? राजाओं और सामंतों के खिलाफ आंदोलन नहीं चलाती। भारत दो है, एक वह भारत जहां अंग्रेजों का राज है, ब्रिटिश इंडिया, क्या है? एक वह भारत जहां राजाओं का राज है, प्रिंसली इंडिया। कौन सा? कौन कौन से दो भारत थे? ब्रिटिश इंडिया और कांग्रेस ब्रिटिश इंडिया में काम करती है, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाती है। कांग्रेस प्रिंसली इंडिया में काम नहीं करती, राजाओं के खिलाफ आंदोलन नहीं चला। और यदि कांग्रेस ने दोनों तरफ आंदोलन चलाए, अंग्रेजों के भी और राजाओं के, तो कांग्रेस की पावर डिवाइड हो जाएगी, आधी अंग्रेजों के खिलाफ और आधी राजाओं के। फिर ना तो देश से कभी अंग्रेज जाएंगे, ना कभी राजा समाप्त होंगे। इसलिए कांग्रेस राजाओं के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चलाए जब तक देश से अंग्रेज नहीं जाते। और जब अंग्रेज चले जाएंगे तब भी राजाओं के खिलाफ आंदोलन नहीं चलाएंगे। राजाओं से मिल बैठकर बातचीत की जाएगी, क्योंकि अंग्रेज विदेशी है, राजा विदेशी हमारे देश के। यदि वो बात मान लेंगे तो वेल एंड गुड, और यदि बात नहीं मानेंगे तो हम इनके खिलाफ क्या चलाएंगे? आंदोलन। लेकिन तब तक नहीं जब तक हमारे देश में कौन बैठे हुए? और आप ये बुढ़ापा आ गया आपके, पंचायती मत क्या करो, हमेशा कोई भी आंदोलन राजाओं के खिलाफ चलाएंगे। वह पहले व्यक्ति जो खड़े होकर कह रहे थे आंदोलन चलाना चाहिए, वो है बाल गंगाधर तिलक। वो कौन है? वो सामने वाले व्यक्ति जो विरोध कर रहे थे वो है महात्मा गांधी। हिस्ट्री ब्लैक और व्हाइट नहीं है, हिस्ट्री ग्रे है। लोग हिस्ट्री को समझते हैं या तो वो खराब है या वो अच्छी है। हिस्ट्री में या तो कोई व्यक्ति अच्छा है या कोई व्यक्ति बुरा ना, ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी बुरा। यह होता है किसी व्यक्ति में 100 बातें अच्छी है, 3 बातें बुरी है, तो हम कहते हैं वह एक अच्छा व्यक्ति है। एक व्यक्ति में 100 बातें बुरी है, 2 बातें अच्छी है, तो हम कहते हैं वह बुरा। होता सब है। कौन से एक शायर की लाइन है, मैं भूल तो गया, कि एक ही व्यक्ति में होते हैं खूब सारे व्यक्ति, एक ही आदमी में होते हैं खूब सारे आदमी। बोलो देखे, जब भी देखना तो बार बार देखना। एक ही आदमी में होते हैं खूब सारे आदमी, जब भी देखना तो एक बार देखोगे तो या तो अच्छा लगेगा, या कई बार होता ना अपना कोई, एक बार हम भी किसी बंदे से मिलते हैं फर्स्ट टाइम में, अपने होता है अरे यार क्या गजब आदमी है, 5-7 दिन बाद लगता है दाब के लिचड़ है। कई बार हम किसी आदमी से मिलते हैं, अपने लगता है यार एरोगेंट बंदा है, यार एटीट्यूड है, बोलने का है नहीं इसको लिहाज कोई। थोड़े दिन बाद हमें लगता है कि भला है यार आदमी, उस दिन ये ऐसे बोल गया कि बाकी यार बहुत अच्छी बातें करता है, इसका मतलब हम उसको अलग तरीके से देखते हैं, तो पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं। 1920 में कांग्रेस का सेशन होने जा रहा है नागपुर। कहां पे होने जा रहा है? अच्छा, कांग्रेस के सेशन होते दिसंबर में। कब हुआ करते? तो पिछला हो गया आपका दिसंबर 1919, अब अगला कब होगा? दिसंबर 1920। इन बिटवीन अगस्त 1920 में तिलक की डेथ हो गई। तिलक की डेथ कब हो गई? अगस्त 1920। हमारी बात रखने वाले कौन? तिलक। तिलक गए, अब तो कांग्रेस में पूरी पावर ही किसके पास में? गांधी जी। तो विजय सिंह पथिक इंटेलिजेंट थे कि अब तो अपनी बात कौन करेंगे? गांधी जी। तो 1920 वाले में विजय सिंह पथिक अपने साथ कुछ किसानों को लेके गए और कहा आपने तो बापू को देखते पैर पकड़ लेने। बापू जैसे सेशन में, किसानों ने कहा बापू माई बाप वो आप ही हो, आपके अलावा हमारा दूसरा कोई आदमी तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, और बापू प्लीज कुछ करो। तो बापू ने कहा देखो तन मन धन 3 होते हैं, तन तो मेरा अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ेगा, उधर राजाओं के खिलाफ जाके लड़ेगा, धन मेरे पास आने लंगोट है, यही मानता हूं, ये बिछाता हूं, उड़ता हूं, बचा क्या? मन, मन से मैं तुम्हारे साथ। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को अपना मोरल सपोर्ट दिया था। क्या दिया था? और ये भी बड़ी बात थी। गांधी जी किसी आंदोलन को मोरल सपोर्ट देंगे, अखबारों में छपेगा, अखबारों में छपेगा तो पूरे देश को पता चलेगा बिजोलिया जैसे आंदोलन चल रहा। हम यही चाहते थे लोगों की नजरें पड़े, नजरें पड़ेगी तो सरकार पे प्रेशर आएगा। अब सरकार पे दबाव आया कि यार किसान इतने दिन से आंदोलन चला रहे हैं और सरकार उनकी तरफ ध्यान देती नहीं है, तो अब सरकार ने कहा हुआ हम किसानों की जांच करवाएंगे। क्या करवाएंगे? तो पहले भी जांच करवाई थी, क्या वागने इस बार जांच आयोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पूरा कमीशन बनाते हैं, कमीशन बताएगा क्या करना क्या नहीं करना। तो मेवाड़ रियासत ने 2 कमीशन बनाए थे। कितने बनाए? पहला कमीशन बनाया था, लेकिन किसान उसकी जो रिकमेंडेशन थी उनसे सेटिस्फाई नहीं थे। फिर किसानों को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरा बनाया गया, लेकिन दूसरे से भी सेटिस्फाई नहीं थे, किसान दोनों से संतुष्ट ही नहीं थे, तो किसानों ने अपना आंदोलन बंद ही नहीं किया, किसानों का आंदोलन और चलाएंगे। अब ये बात पता चली अंग्रेजों को। किसको पता चली? कि भाई किसानों का आंदोलन चल रहा है, जांच आयोग बना दिए, लेकिन जांच आयोगों की इंक्वायरी से भी किसान संतुष्ट ही। उस समय जो राजस्थान में अंग्रेजों का एजीजी हुआ करता, उस एजीजी का नाम था रॉबर्ट हॉलैंड। क्या नाम था? कौन था रॉबर्ट हॉलैंड? कौन था? क्या होता है एजीजी?
एजेंट टू गवर्नर। कहां बैठता था? अजमेर। अजमेर मेन ऑफिस हुआ करता। गर्मियों में कहां जाता? अब तो रॉबर्ट हॉलैंड को पता चला। रॉबर्ट हॉलैंड ने, अब हर रियासत में अंग्रेजों का एक बंदा रहता है, तो उस बंदे को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा, कौन सी रियासत पढ़ रहे हैं अभी हम? तो मेवाड़ का जो उस टाइम पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था विल्किंस। क्या नाम था? तो रॉबर्ट हॉलैंड ने विल्किंस को पूछा कि भाई विल्किंस, ये क्या चल रहा है तुम्हारे उधर? 20-22 साल हो गए तुम्हारे को आंदोलन चल रहा है, तुमको डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और अभी मीटिंग करूंगा, मैं आऊंगा मीटिंग में खुद, और मीटिंग अरेंज करो एक। इसने अपने सचिव को कहा कि एक मीटिंग अरेंज की जाए। उस सचिव का नाम था आगलवी। क्या नाम था? किसका सचिव आगलवी? रॉबर्ट हॉलैंड का। किसका सचिव है? तो रॉबर्ट हॉलैंड के सचिव का नाम क्या है? आगलवी। पॉलिटिकल एजेंट का नाम क्या है? और एजीजी खुद कौन है? रॉबर्ट हॉलैंड ने अपने सचिव को और पीए को एक मीटिंग अरेंज करो। राजा कहा गया कि भाई अब एसडीजी खुद आने वाला है, मीटिंग कर रहा है, अब भाई कुछ ना कुछ निकालो। तो राजा ने अपने 2 बंदे भेज दिए। एक बंदे का नाम था प्रभाष चंद्र चटर्जी। क्या नाम था? राजा ने कहा मेरी तरफ से यह बात कर लेगा, 2 मंत्री भेज रहा हूं मैं। और एक बंदे का नाम था बिहारी लाल। और किसानों का लाओ हमसे बातचीत करने के लिए हो। किसानों की तरफ से 4 बंदे आए। कितने बंदे आए? एक बंदे थे, उनका नाम था मोतीराम जी। एक बंदे थे, उनका नाम था नारायण जी पटेल। विजय सिंह पथिक को कहा आप आओ सर। उन्होंने कहा नहीं, मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं मेरे एक दोस्त को भेज रहा हूं, राम नारायण चौधरी। तो नारायण जी भी आए, राम नारायण चौधरी भी आए। अरे कहा सर आप तो आप ही होगे, कि चलो एक दोस्त और भेज देता हूं, मणिकलाल वर्मा। पूछा किसानों से, हाँ भाई बताओ क्या समस्या? किसानों का समस्या 84 कर कोई देने के होते हैं, और कहा 35 कर माफ किए जाते। कितने कर? तो समझौते में किसानों कितने कर माफ किए गए? और बताओ क्या समझ आया? लाटा कुंता है, अंदाजे से टैक्स लेते हैं। चलो अब जमीन का नापेंगे, जिसके पास जितनी जमीन होगी उतना ही वो क्या दे देगा? टैक्स। जमीन ज्यादा तो टैक्स ज्यादा, और जमीन कम तो टैक्स कोई अंदाजा तुम पर लगाएंगे नहीं। अब है किसान राजी। किसान राज्यों के नारे लगाते आए, किसान एकता जिंदाबाद, विजय सिंह पथिक जिंदाबाद। आगे बिजोलिया का सामंत तैयार खड़ा था। बिजोलिया के सामंत का नाम था केसरी सिंह। क्या नाम था? अब केसरी सिंह सामंत बना हुआ। उसने पूछा हाँ भाई रे कैसे राजी हो आज? और किसानों का तू इधर आ, कितने टैक्स लेता था हमसे पहले? उसने कहा 84 का। अब लेके दिखाना देख, अब हम तेरे को 35 कर देंगे। तो उसने कहा क्यों? क्योंकि वो राजा जी ने कह दिया, हमारा मेवाड़ रियासत ने समझौता किया, अंग्रेजों ने समझौता करवाया कि अब आपको 84 कर देने की आवश्यकता नहीं है। तो उसने कहा भाई साहब ये जमीन केसरी सिंह का, जमीन मेरी है, जमीन अंग्रेजों की, मेवाड़ के राजा के बाप की नहीं है। और मेरी जमीन में खेती करोगे तो पूरे टैक्स लगेंगे 84, एक भी कर माफ। कुल मिला के बिजोलिया के सामंत ने समझौते को स्वीकार। अब राजा के राज में अंग्रेजों का एक अधिकारी काम करता है, उसका नाम है ट्रेंच। क्या नाम है? मेवाड़ रियासत में एक अंग्रेज काम करता है, इसका नाम क्या है? ट्रेंच। अब 2 बात की गई थी, एक तो आपके कर कम कर देंगे, एक आपकी जमीन को नापेंगे। क्या करेंगे? जमीन को देखेंगे भाई किसके पास कितनी जमीन है, कैसी जमीन है, पानी लगता है या नहीं लगता है, कितनी फसल होती है, जितनी जैसी जिसकी जमीन होगी उस पर उतना ही क्या लगा दिया जाएगा? टैक्स। और बता देंगे, अंदाजे नहीं लगाएंगे, पहले ही बता देंगे तुमसे इतना टैक्स लेंगे, तुमसे इतना लेंगे, तुमसे इतना लेंगे। तो ठीक है, तो एक अधिकारी को ये नापने के लिए भेजा गया, तो ट्रेंच को भेजा कि तू जाके जमीन को नाप। अब जमीन 2 प्रकार की, एक वह जमीन जिसमें सिंचाई होती है, एक वह जमीन जिसमें सिंचाई, तो मुझे बताओ टैक्स ज्यादा किस पे लगना चाहिए? सिंचाई होती है, एक तो सिंचित भूमि और एक इरिगेटेड और नॉन इरिगेटेड। ये बेचारा अंग्रेज था, इसको समझ में है नहीं, ये असिंचित पे कर बढ़ा गया। इसको लगा ज्यादा जमीन उस पे कर बढ़ाते, ज्यादा कौन सी थी? असिंचित, तो उन पे कर बढ़ा के चला गया। किसान बड़े परेशान हुए, और किसान परेशान होके गए भाई विजय सिंह पथिक के पास। कई दिन तो किसानों ने चक्कर काटे, भाई ये क्या कर दिया, सही करो सही करो। बिजोलिया के सामंत ने कहा ना ना, तुम समझौता करवाओ, तुम ट्रेंच को बुलाओ। अब तो बढ़ा के और गया, तुम बढ़ावे टैक्स दो मेरे को। तो किसान गए विजय सिंह पथिक के पास, हारेगा सहारा बाबा। विजय सिंह जी ने कहा हाँ भाई बताओ कैसे आए? उन्होंने कहा सर पहले तो धन्यवाद, आपने हमारा समझौता करवाया, 35 कर माफ करवाए, हमारी जमीनों के बंदोबस्त करवाए। विजय सिंह जी ने कहा भाई धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो तुम्हारा संघर्ष है, तुम्हारा संघर्ष रंग लाया। आज बताओ कैसे है? कि सर 2 दिक्कत होगी। क्या? कि एक तो बिजोलिया का सामंत कह रहा है कि मैं समझौते को लागू नहीं करूंगा, दूसरा यह है कि वो भूमि का बंदोबस्त तो हुआ, लेकिन उसमें तो हमारी असिंचित भूमि पर कर बढ़ गए। विजय सिंह जी ने कहा पर समझौता लागू क्यों नहीं कर रहा बिजोलिया का सामंत? वो कह रहा है जमीन मेरी है, और मेरी जमीन पे तो मैं टैक्स लगाऊंगा। राजा कौन होता है टैक्स बताने वाला? विजय सिंह जी ने कहा अच्छा, तो उसको जमीन का घमंड है साहब, पूरा भयंकर एटीट्यूड में है वो बंदा। तो तुम एक काम करो यार, क्या करें? कि तुम्हारे पास जमीन के कागज है? उनका हाँ जमीन के कागज है, हमारे पास जमीन का पट्टा है। क्या है जमीन का पट्टा? समझते हो? आज भी अपने पास प्लॉटन होते हैं तो उनकी क्या होते हैं? अपने पास पट्टे। तो हमारे पास जमीन का पट्टा है। तो तुम एक काम करो, जमीन के पट्टे वापस दे दो, मतलब तुम्हारी असंचित भूमि जीती है वो, उसको क्या कर दो? वापस। कहा फिर तो जमीन भी चली जाएगी हमारे। अरे रुको यार, ऐसे थोड़ी होता है। तुम यदि उसको जमीन वापस दे दोगे तो जमीन खाली रहेगी, हाँ। खेती नहीं होगी, हाँ। तो इनकम नहीं होगी उसकी, कि हाँ। भूखा मरेगा,
तो जब उसकी इनकम नहीं होगी वो तुम्हारे पैर पकड़ेगा कि प्लीज खेती करो, जितने कर दोगे उतने ही ले लूंगा। तब तुम कहना पिछली बार तो 35 माफ करवाए थे, इस बार 35 ही देंगे। किसानों का सर ऐसा हो सकता है कि पहले इस्तेमाल करो। वो भी बड़ा मस्ती आदमी था जी। किसान गए नारे लगाते कि साडा हक इत्थे रख, बिजोलिया का सामंत मुर्दाबाद, विजय सिंह पथिक जिंदाबाद। वो बाहर आया सामंत, उसने कहा हाँ भाई क्यों हल्ला मचा रहे हो, इधर आ रहे, 84 लूंगा, 35 लूंगा, 49 लूंगा, ये पकड़ तेरे पट्टे, हम आज के बाद एक भी टैक्स देंगे, खेती नहीं कर रहे हम तेरी, लेके दिखा टैक्स। वो बड़ा कूल आदमी था, उसने सारे पट्टे इकट्ठे किए, इकट्ठे करके लो एक बात सुन दो प्लीज, थोड़ा सा नारेबाजी कम करो, देखे यदि आप भी कोई जमीन का पट्टा वापस लेना चाहता ले लो और जाके खेती कर लो, वरना मैं जमीन है ना जब्त कर लूंगा, बेच दूंगा आगे। कई मेरे जैसे लोग थे, उनका दे दो, तो उनके पट्टे तो क्या मिल गए वापस, जाओ खेती करो, चुपचाप जाके खेती करो। कई लोगों ने कहा नहीं साडा हक है। उसने कहा एक वार्निंग और है, अब भी यदि चाहिए तो ले जाओ और कर लो। कई लोगों ने और कहा सब ये लेके आए थे, मैं तो आ ही नहीं रहा था, उनके भी पट्टे दिए चले जाओ। कई आप जैसे जुझारू लोग थे, उन्होंने कहा नहीं हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। उसने सबकी जमीनें अपने पास ही रख ली, जमीनें वापस ही नहीं। किसानों ने कई दिन तो चक्कर काटे, जमीनें दो हमारी, जमीनें दो, नहीं मिली तो वापस विजय सिंह जी के पास गए और विजय सिंह जी को जाके कहा, विजय सिंह जी वो आपने फॉर्मूला बताया था लेकिन वो फॉर्मूला तो फ्लॉप हो गया। विजय सिंह जी ने कहा कि क्या कोई असर पड़ा नहीं, उस पर दबाव नहीं आया सामंत पे, कि दबाव तो आया पर अपने पे कैसे, तो वो जमीन कहाँ गया आपने। तो विजय सिंह जी ने कहा तो आप बताओ क्या किया जाना चाहिए आपको, आपके दिमाग में। तो उनका हमारे दिमाग में एक तरीका आ गया, हाँ बताओ। आइंदा के बाद आप बिजोलिया के आसपास दिख गए ना। किसानों के बाकी नेताओं के विजय सिंह जी के बीच में तनातनी हो गई थी जी, बाकी नेताओं की विजय सिंह जी की बन्नी बंद हो गई थी। बाकी नेताओं को लगता है विजय सिंह जी यूपी से आगे नेतागिरी करते हैं, तो हमारे यहाँ की नेतागिरी हम करेंगे यार, बाहर वाला क्यों करेगा। उन्होंने थोड़ा किसानों को कहा, विजय सिंह जी को भी समझ में आ गया कि यहाँ रहने का कोई मतलब है नहीं। पर जब विजय सिंह जी चले गए तब उनकी महत्व है मालूम हुआ किसानों को कि यार आदमी तो अच्छे थे, अपना आंदोलन तो वही चला रहे थे, अब कौन चलाएगा। तो किसान गए गांधी जी के पास। किसके पास गए कि गांधी जी आप चलो और हमारा आंदोलन चलाओ। गांधी जी का दिमाग खराब है, मैं आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चलाता हूँ, राजाओं के खिलाफ चलाता। किसानों का अब हम जाएंगे नहीं, आपको चलना ही पड़ेगा। तो गांधी जी ने कहा चलो मैं एक बंदा भेज देता हूँ आपके आंदोलन करने के लिए, राजस्थान का बंदे को भेजता हूँ। और राजस्थान के एक सेठ हमेशा गांधी जी के साथ रहते, जमनालाल बजाज। कौन थे? गांधी जी के जितने आंदोलन है उनका खर्चा किसने दिया? बजाज जी ने गांधी जी को खाली चेकबुक दे रखी थी, जितने रुपए चाहिए बत लेना। तो गांधी जी के सारे आंदोलनों का खर्चा कौन देता? गांधी जी के खुद के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? चारों ने गांधी जी को रत्ती कमा के नहीं दिया। पैसे देने का काम कौन करते थे? इसलिए बजाज जी कहलाते हैं गांधी जी के 5वें बेटे। भले पड़ी 5वें बेटे क्यों कहते हैं, आई समझ में, क्योंकि क्या देते थे? आंदोलन करने के लिए रुपए चाहिए भाई साहब, रुपए सारे के सारे किसने दिए थे? तो गांधी जी ने बजाज जी को कहा कि बजाज जी राजस्थान जाओ, राजस्थान जाके क्या करो? आंदोलन।